हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 20 है, ठीक है। इससे पहले हम 19 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 16 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 3 के जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, अन्य धर्मों में धर्मांतरित लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए आरंभ किए गए शुद्धि आंदोलन का आरंभ निम्नलिखित में से किस संगठन ने की थी? धर्म सभा, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज या ब्रह्म समाज? तो जो अन्य धर्मों में धर्मांतरित लोगों को पुनः हिंदू धर्म में, ठीक है, वापस लाने के लिए आरंभ किए गए शुद्धि आंदोलन का आरंभ किस संगठन ने किया था? तो ये किया था आर्य समाज ने, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? तो ये की थी 1875 में, ठीक है। 1875 में बम्बई में, ठीक है। 1875 बम्बई या बॉम्बे में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, यानी इनका वास्तविक नाम? तो इनका नाम है मूल शंकर, ठीक है। इनका वास्तविक नाम है मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। यह इनकी पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश। ओके, फिर अब हम बात करें धर्म सभा की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी राधाकांत देव ने, ठीक है। राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? तो ये की थी 1830 में, ठीक है। 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने। ओके, और कहाँ पर की थी? तो ये की थी कलकत्ता में। ओके, और इनकी पुस्तक कौन सी है राधाकांत देव की? तो इनकी पुस्तक मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है ना। तो हम आगे बात करें सत्यशोधक समाज की, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने, ठीक है। ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और कब की थी इसकी स्थापना? तो ये की थी 1873 में, ठीक है। 1873 में इन्होंने की थी। और कहाँ पर? तो ये की थी पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ज्योतिराव फुले, इन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ज्योतिबा फुले के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और इनकी पुस्तक कौन सी? तो इनकी पुस्तक है गुलामगिरी, ठीक है। गुलामगिरी ये इनकी पुस्तक है। ओके, फिर बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना ये की थी राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में और कलकत्ता में, ठीक है। और इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी, ठीक है ना। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी 1815 में। और ये भी कहाँ पर की थी? कलकत्ता में, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना। ओके, राजा राम मोहन रॉय की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है तोहफत उल मुबाहिदीन, ठीक है। यह इनकी पुस्तक है राजा राम मोहन रॉय की तोहफत उल मुबाहिदीन। और इनकी पत्रिका या अखबार कौन से हैं? अखबार, तो इनके अखबार हैं
मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी। ठीक है, ये इनकी अखबार है। ओके, फिर राजा राम मोहन, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी राम मोहन रॉय को। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे मैं देख लूं राधा कांत देव की पुस्तक कौन सी है। ठीक है, तो इनकी पुस्तक है शब्द कल्पद्रुम। ठीक है, शब्द कल्पद्रुम, ये इनकी पुस्तक है। ओके, चलिए, तो ये थे इनके बारे में डिटेल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट है 2009 में बीपी धनंजयन और शांता धनंजयन को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए रुक्मणी देवी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2009 में, ठीक है, बीपी धनंजयन और शांता धनंजयन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए रुक्मणी देवी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सत्रिया, भरतनाट्यम, ओडिसी या मोहिनी अट्टम? तो ये इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था भरतनाट्यम नृत्य के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। हम बात करें कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे भारत में, तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। ठीक है, और संस्कृत मंत्रालय के द्वारा लेकिन कितने हैं? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, भारत में हम कितने शास्त्रीय नृत्य मानते हैं? पर 8 शास्त्रीय नृत्य मानते हैं संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं। तो 9वां शास्त्रीय नृत्य ये कौन सा है? तो ये है छऊ। ठीक है, ये 9वां शास्त्रीय नृत्य है। और छऊ ये कितने प्रकार का होता है? तो ये भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, 3 प्रकार का होता है छऊ नृत्य। सबसे पहले पुरुलिया छऊ। ठीक है, पुरुलिया छऊ ये कहाँ पर है, कहाँ होता है? ये होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। फिर उसके बाद है मयूरभंज छऊ। ठीक है, मयूरभंज, एक मिनट, छऊ, तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। और फिर है सराय केला छऊ। सराय केला छऊ ये कहाँ पर है? तो ये है झारखंड में। ठीक है, तो छऊ ये है 3 प्रकार के है। ठीक है, तो जो नृत्य है छऊ ये 3 प्रकार का, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सरायकेला छऊ। ठीक है, और संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो उनकी हम बात कर ले तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया था भरतनाट्यम, तो ये कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। सत्रिया ये असम का है। ओडिसी ये उड़ीसा का है। और मोहिनी अट्टम तो ये है केरल का। ठीक है, इसके अलावा कथकली तो ये भी केरल का है। केरल के कितने? 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। ठीक है, फिर इसके अलावा कथक, तो कथक ये है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, फिर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी तो ये है आंध्र प्रदेश का। और फिर है मणिपुरी, जो है मणिपुर का। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य और संस्कृत मंत्रालय द्वारा, ठीक है, 9 शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं छऊ को मिलाकर। ओके, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पल टेल्स सीक्रेट्स एंड
स्टोरीज ऑफ इंडिया सेक्रेड प्लेसेस के लेखक कौन है? शशि थरूर, मुल्कराज आनंद, सुधाजी तिलक या मालती रामचंद्रन? तो जो इसके लेखक हैं तो वो हैं सुधाजी तिलक। राइट आंसर ऑप्शन सी, सुधाजी तिलक। फिर हम बात करें शशि थरूर की पुस्तक कौन सी है? तो शशि थरूर की पुस्तक है द पैराडॉक्स ऑफ इंडिया। द पैराडॉक्स ऑफ इंडिया, यह इनकी पुस्तक है। मुल्कराज आनंद की तो इनकी है कुली, कुली और अनटचेबल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका है? ताराबाई शिंदे, पंडित रमाबाई, रस सुंदरी देवी या सरोजनी नायडू? तो इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका है? तो ये लेखिका है ताराबाई शिंदे। राइट आंसर ऑप्शन ए, यह स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका है ताराबाई शिंदे। ओके, फिर हम बात करें पंडित रमाबाई के बारे में। तो पंडित रमाबाई यह एक सामाजिक सुधारक और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, इन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य महिला सभा की स्थापना की थी इन्होंने 1881 में। ओके, फिर बात करें रस सुंदरी देवी। तो रस सुंदरी देवी यह एक बंगाली महिला थी। ठीक है, यह एक बंगाली महिला थी और इन्हें बंगाल साहित्य पहली पूर्ण आत्मकथा के लिए भी जाना जाता था। तो जो इनकी आत्मकथा थी तो ये थी आत्मकथा, तो इनकी आत्मकथा थी अमर जीवन। ठीक है, अमर जीवन ये रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है। ओके, फिर बात करें सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू यह एक भारतीय राजनेता, कवित्री और सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, सरोजनी नायडू इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता था। ठीक है, भारत की कोकिला कहा जाता था सरोजनी नायडू को, और यह भारत की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। ठीक है ना, यह पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी कहाँ पर? तो ये हुई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1947 से 1949 तक यह इस पद पर रही थी। ठीक है, फिर सरोजनी नायडू यह आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये भारत की। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष तो ये थी सरोजनी नायडू, और नॉर्मली पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष तो ये थी एनी बेसेंट। अगर भारत की पूछा जाए कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष आईएनसी की तो ये थी सरोजनी नायडू। और ये कब बनी थी अध्यक्ष? तो ये बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह संबंधित है? मुंबई, हरियाणा, दिल्ली या बेंगलुरु? तो भारत के किस शहर से स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह संबंधित है? तो यह संबंधित है दिल्ली से। राइट आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में मॉस्को में हुए ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में निम्नलिखित में से किस तेलंगाना के मुख्य नवाचार अधिकारी को विश्व नवाचार पुरस्कार मिला? तो तेलंगाना के मुख्य नवाचार अधिकारी को विश्व नवाचार पुरस्कार मिला है। ठीक है, मॉस्को में हुए ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में केटी रामाराव, टी हरीश कुमार या कल्व कुंतला चंद्रशेखर राव या शांता थोतम? तो यह पुरस्कार मिला है सांता थोतम। राइट आंसर ऑप्शन डी, सांता थोतम। ठीक है, अब हम बात करें ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य हैं। तो ब्रिक्स में है ब्राजील, आर से रूस,
आई से इंडिया यानी भारत, सी से चाइना यानी चीन, और एस से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये इसका ओके, तो ये इसके सदस्य हैं ब्रिक्स के। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक कोशीय हरित शैवाल माना जाता है? ओडोगोनियम, कैलेडोफोरा या कैलेमाइडोमोनास या कैलोरोफाइटा। तो किसे एक कोशीय हरित शैवाल माना जाता है? तो एक कोशीय हरित शैवाल यह माना जाता है क्लेमाइडोमोनास। राइट आंसर ऑप्शन सी, क्लेमाइडोमोनास को एक कोशीय हरित शैवाल माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागा शैली की वास्तुकला का उदाहरण नहीं है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर कांचीपुरम, कंदरिया मंदिर मध्य प्रदेश या सूर्य मंदिर कोणार्क। तो इनमें से जो नागा शैली की वास्तुकला का उदाहरण नहीं है वो है कैलाश मंदिर कांचीपुरम। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो यहाँ पूछा जा रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार और दिल्ली। तो केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है तो ये है लक्षद्वीप की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। और फिर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक, तो सबसे अधिक ये है दिल्ली की। ठीक है ना, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार। ओके, फिर अब हम बात करें राज्य में। ठीक है, तो राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या, तो सबसे अधिक जनसंख्या ये कहाँ की है? तो ये है उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम जनसंख्या तो ये है सिक्किम की। ठीक है, राज्य के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की और सबसे कम है सिक्किम की। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली की और सबसे कम है लक्षद्वीप की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक महासागर के अम्लीय कारण के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा प्रदूषक महासागर के अम्लीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो अम्लीकरण के लिए उत्तरदायी है तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक त्योहार नहीं है? गुरु पूर्णिमा, गांधी जयंती, गुड फ्राइडे या मुहर्रम। तो जो धार्मिक त्योहार नहीं है वो है गांधी जयंती। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, गांधी जयंती। गांधी जयंती ये किस दिन मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। इसे गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है गांधी जयंती को 2 अक्टूबर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का डैश शब्द है? पाली, तमिल, प्राकृत, अवाहट। तो जो धम्म संस्कृत शब्द धर्म का शब्द है तो ये है पाली। ठीक है ना, यह पाली शब्द है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हाजीपुर, कोलकाता, गुवाहाटी या कानपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय ये है हाजीपुर में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के जलवायु क्षेत्रों की कोपेन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में BWSW और BSSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है इस प्रकार की जलवायु? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार की जलवायु ये पाई जाती है राजस्थान राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो डैश में संशोधन करता है? एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, 2016, 2014 या 2015 में। तो जो एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था
जो ड्रेस में संशोधन करता है, तो ये करता है एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत अप्रवासी आबादी श्रीलंका से थी? तो भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत अप्रवासी आबादी श्रीलंका से थी? तो ये थी 2.9% आबादी श्रीलंका से थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा किस राज्य से संबंधित है? तो भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब या राजस्थान? तो ये किस राज्य से संबंधित है अभिनव बिंद्रा? तो ये संबंधित है उत्तराखंड राज्य से। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा की खुदाई स्थलों में नहीं पाया गया? आवासीय घर, सार्वजनिक स्नानागार, सार्वजनिक अस्पताल या सार्वजनिक भवन? तो हड़प्पा की खुदाई स्थलों में नहीं पाया गया है सार्वजनिक अस्पताल। राइट आंसर ऑप्शन सी। हम बात करें हड़प्पा की, इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी 1921 में। और ये किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में हड़प्पा की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में बजटीय प्रक्रिया में लगे सरकारों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? अर्थव्यवस्था में कुल मांग के स्तर को स्थिर करना, संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार लोगों की आय का पुनर्वितरण करना, नियमित आधार पर नागरिकों को आकर्षित करने के लिए योजना बनाना, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए धन आवंटित करना। तो इनमें से भारत में बजटीय प्रकार में लगे सरकारों के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? तो ये है ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था में कुल मांग के स्तर को स्थिर करना, और ऑप्शन बी, संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार लोगों की आय का पुनर्वितरण करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, रूस या दक्षिण अफ्रीका? तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया यह ली गई है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी डी, दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ली गई है। फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गए हैं समवर्ती सूची। ओके, और आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। ओके, और रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये लिए गए हैं रूस से। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। और एक मिनट, रूस से और क्या लिया गया? संविधान की प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना भी ली गई है रूस से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, मेथेनॉल की संरचना CH3OH इस प्रकार के निरूपण को डैश कहा जाता है? तो मेथेनॉल की संरचना CH3OH इस प्रकार के निरूपण को कहा जाता है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, संघनित संरचनात्मक सूत्र, बंध रेखा संरचनात्मक निरूपण या बेज एंड डैश निरूपण? तो इस संरचना को कहा जाता है संघनित संरचनात्मक सूत्र। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, लच्छू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? लच्छू महाराज कथक, ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम? तो लच्छू महाराज यह कथक नृत्य शैली से जुड़े हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, और कथक ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का। आगे ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस राग की रचना संगीत सम्राट मियां तानसेन ने वर्षा लाने के लिए की थी? मयूर प्रिया, मेघ पुष्प, मेघ मल्हार या सारवरी तरंग? तो किस राग की रचना संगीत सम्राट मियां तानसेन ने वर्षा लाने के लिए की थी? तो इन्होंने की थी मेघ मल्हार राग की रचना। राइट आंसर ऑप्शन सी, मेघ मल्हार। नेक्स्ट है,
मांसपेशी कोशिकाएं और मांसपेशी तंतु किस भ्रूणीय पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विकसित होते हैं? मायोब्लास्ट, मायोसाइट, मायोफाइब्रिल या मायोन्यूक्लियाई। तो जो मांसपेशी कोशिकाएं और मांसपेशी तंतु यह किस भ्रूणीय पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विकसित होती हैं? तो ये होती है मायोब्लास्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान ने विभिन्न देशों के साथ साथ भारत सरकार अधिनियम डैश से कई प्रावधानों को उधार लिया है? 1935, 1942, 1949 या 1919। तो भारत के संविधान ने विभिन्न देशों के साथ साथ भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1935 से कई प्रावधानों को उधार लिया है। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।